हेलो एवरीवन, वेलकम टू इवोक लर्निंग। पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा था, जो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पर ख़त्म होता है। तो हमने अभी सिर्फ बकल कैविटी और इसोफेगस को कवर किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टमक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। तो एक बहुत ही थिक वॉल का बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड जे, एक फ्लैट जे की तरह इस टाइप का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, काफ़ी वाइड होता है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो इसमें क्या होता है, एक एंड से स्टमक के फूड रिसीव होता है, फूड पाइप से फूड आता है और स्टमक को रिसीव करता है। एक एंड तो ये होता है और दूसरे एंड से जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टमक में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है और म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस एक बहुत ही चिपचिपा सा पदार्थ होता है, चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जो कि स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। जो अंदर स्टमक की लाइनिंग होती है, उसकी जो परत होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। अभी जो HCl है पेट के अंदर, HCl का क्या काम होता है कि जो भी खाना हम खाते हैं उसके साथ में कुछ बैक्टीरियाज अगर हमारे पेट के अंदर चले गए हैं तो HCl उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है और स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना करके रखता है, ताकि जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो अच्छे तरीके से एक्ट कर सके, खाना जो है वो डाइजेस्ट हो सके स्टमक में। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं इनका काम होता है प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का। प्रोटीन्स जब ब्रेक होते हैं तो बनता है अमीनो एसिड, ठीक है। प्रोटीन्स ब्रेक होकर के अमीनो एसिड्स बनाते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस का काम यही होता है कि प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करना, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है, स्टमक में। नेक्स्ट इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। बहुत लंबी होती है, 7.5 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। हाईली कॉइल्ड होती है क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे करके कॉइल के फॉर्म में रहती है, प्रेजेंट होती है। इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पेनक्रियाज। जो भी सिक्रेशंस होते हैं, लिवर में जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, पेनक्रियाज में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, सिक्रेट होती हैं, उनको रिसीव करना स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट्स जूसेस। जो इसकी वॉल होती है, यानी इसकी जो परत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो भी कुछ जूसेस को सिक्रेट करती है। इन सारे जूसेस का काम बेसिकली होता है डाइजेशन को कंप्लीट करना, ताकि जो फूड है वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। द लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर मैं आपको फिगर दिखाती हूँ एक बार इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिया हुआ है ह्यूमन बॉडी का, और यहाँ पर होता है लीवर, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है और ये पैनक्रियाज है, और इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लीवर है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, इसके अलावा गॉल ब्लैडर है और स्टमक के जस्ट नीचे यहाँ पर पैनक्रियाज प्रेजेंट होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, हाँ, तो लीवर जो होता है ये रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो कि एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ये बात आपको याद रखनी है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये बाइल जूस को सिक्रेट करता है, और ये जो बाइल जूस है जब सिक्रेट होने लगता है ये जाके स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस स्टोर क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसका काम होता है फैट्स को डाइजेस्ट करना। द पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। तो स्टमक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है पेनक्रियाज, जो हमने अभी फिगर में देखा था। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट्स, प्रोटीन्स, इन पर काम करता है पैनक्रियाटिक जूस, और इनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का काम होता है पैनक्रियाटिक जूस का। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिया हुआ है जहाँ पर ये डिस्कवर किया गया कि स्टमक किस तरीके से वर्क करता है। तो 1822 में एक एलेक्सिस सेंट मार्टिन नाम का व्यक्ति था जिसको शॉटगन से बहुत ज़्यादा चोट लग गई, और बुलेट जो है उसने उसके चेस्ट वॉल को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था और उसके स्टमक में एक होल हो गया था। तो उसको एक अमेरिकन डॉक्टर के पास लेके आया गया, विलियम ब्यूमॉन्ट के पास, और डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली लेकिन उस होल को वो प्रॉपरली कवर नहीं कर पाया, उसको बैंडेज करके उन्होंने छोड़ दिया। तो ब्यूमॉन्ट ने सोचा कि ये उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो ये चीज़ देख सकें कि स्टमक किस तरीके से वर्क करता है, क्योंकि अब उसके व्यक्ति के स्टमक में एक होल हो गया था, तो वो आसानी से वहाँ से उसमें से देख करके और कुछ बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वेशंस कर सकते थे। तो उन्होंने उस चीज़ का लाभ उठाया और उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने देखा कि स्टमक में फूड किस तरीके से चर्निंग हो रही है, यानी कि मिक्स हो रहा था फूड स्टमक के अंदर, और इसके अलावा जो स्टमक की वॉल्स थी, उसकी जो अंदर की परतें थी, वहाँ से फ्लूइड्स का सिक्रेशन हो रहा था जिससे कि फूड डाइजेस्ट हो रहा था। जो हमने पढ़ा डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में, तो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट हो रहे थे। उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि एक एंड जो है स्टमक का वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है, और वो एंड तभी ओपन होता है जब स्टमक के अंदर पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी स्टमक के हिस्से का जितना भी डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होने के बाद ही स्टमक ओपन होता है इंटेस्टाइन में। तो ये चीज़ें डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने ऑब्ज़र्व की थी। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज़ द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि अब ये फूड आधा ही डाइजेस्ट हुआ है स्टमक में, पूरी तरीके से उसका डाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये आधा डाइजेस्ट किया हुआ फूड अब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेट होने वाले कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं ये कंप्लीट करते हैं पूरे डाइजेशन को। तो जब यहाँ पर प्रॉपर फाइनल डाइजेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होते हैं सिंपल शुगर्स में जैसे कि ग्लूकोज, फैट्स ब्रेक होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स के बारे में मैंने भी आपको बताया कि प्रोटीन्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो सिंपलर सब्सटेंसेस में बदलते हैं, उनको अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होने के बाद क्या बनाते हैं। आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पर फूड डाइजेस्ट तो हो गया है, लेकिन फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्ब होना भी ज़रूरी है ताकि उसकी एनर्जी हमारी बॉडी को मिल सके। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर फूड पास होता है, इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर की जो लेयर होती है, अंदर की वॉल्स होती हैं, वहाँ पर छोटे छोटे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं प्रेजेंट, जिनको कि विलाई कहते हैं। विलाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर में इसको विलस कहते हैं। तो विलाई का काम होता है कि डाइजेस्टेड फूड के लिए एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है विलाई, जिससे कि फूड का डाइजेशन हो सके अच्छी तरीके से। हर एक विलस के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, एक जाल होता है ब्लड वेसल्स का, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का जाल होता है जो उसके सरफेस के आसपास ही होता है। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो विलाई के सरफेस है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में। इसके लिए ब्लड वेसल्स काम करती हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस, where they are used to build complex substances such as the protein required by the body। तो जैसे कि हमको जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन कंपोनेंट्स की, तो इसलिए ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब होती हैं और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स होता है, सब्सटेंस बनाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन। और प्रोटीन की ज़रूरत हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा होती है डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है ऑक्सीजन की हेल्प से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में
अलग अलग ब्रेक हो जाता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो फूड आइटम्स अनएब्जॉर्ब्ड हैं, अभी तक बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए हैं, वो सारे जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में वाइड होती है, यानी कि चौड़ी होती है, लेकिन शॉर्ट होती है। 1.5 मीटर की होती है लेंथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह 7.5 मीटर लॉन्ग नहीं होती है। इसका मेन काम होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स में से कुछ सॉल्ट्स को और वाटर को एब्जॉर्ब करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में पास होता है और वहाँ पर वो सेमी सॉलिड फीकस के फॉर्म में ही वहाँ पर रहता है, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में वहाँ पर होता है। और फीकल मैटर जो है वो एनस के थ्रू रिमूव होता है, टाइम टू टाइम उसका रिमूवल होता रहता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो घास खाने वाले जानवर हैं उनमें किस तरीके से डाइजेशन होता है वो देखते हैं। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा काउज़, बफेलोज़ को या दूसरे ग्रास ईटिंग एनिमल्स को, तो वो भले ही खाना ना खा रहे हों लेकिन च्यूइंग उनकी जो है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है, मुंह में कुछ ना कुछ वो चबाते ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली सॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। तो वो क्या करते हैं, जब घास खाते हैं तो फटाफट उसको क्विकली सॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं और अपने स्टमक के एक पार्ट में उसको स्टोर कर लेते हैं। उस पार्ट को कहते हैं रूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज़ कॉल्ड कर्ड। यहाँ पर रूमेन में फूड का डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेस्ट होता है, यानी कि पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होता है। तो इस पार्शियली डाइजेस्टेड ग्रास को कहते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ एंड इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। तो बाद में क्या होता है, पहले तो उन्होंने निगल लिया और पार्शियली वो फूड डाइजेस्ट होकर के कर्ड बन जाता है, लेकिन अभी फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, इसीलिए वो कर्ड वापस रिटर्न हो जाता है उनके माउथ में, स्मॉल लम्प्स में, छोटे छोटे लम्प्स में वो वापस आता है, रिटर्न होता है और एनिमल उसको च्यू करता है। तो इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं और ऐसा करने वाले एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। द ग्रास इज़ रिच इन सेल्यूलोज। ग्रास जो है वो सेल्यूलोज रिच होती है, सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सेल्यूलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एट्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो जो कैटल होते हैं, डियर होते हैं, जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, इनके रूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता है। बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग अस यानी ह्यूमंस भी जो है डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं सेल्यूलोज को। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एट्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बहुत सारे एनिमल्स जैसे हॉर्स है, रैबिट है, इनके पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी में, जिसको सीकम कहते हैं और ये सीकम प्रेजेंट होता है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड हियर। अब यहाँ पर सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज़ डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स। ऐसे बैक्टीरियाज डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज को जो ह्यूमन्स की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। So far you have learnt about animals which possess the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. तो आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कि एनिमल्स जो हैं उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनके पास ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इवन उनके पास माउथ भी नहीं होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो वो फूड लेते कैसे हैं, फूड का इंटेक कैसे होता है और डाइजेस्ट कैसे करते हैं। अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। तो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे ही इसको देखा जा सकता है, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सिंगल सेल्ड होता है, पॉन्ड वाटर में पाया जाता है। इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, डेंस न्यूक्लियस होता है, राउंड और डेंस होता है, स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है कि ये जो अमीबा है
ये पूरा इसके अंदर जेल लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स वगैरह सब होते हैं। अमीबा लगातार अपना शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया, यानी कि ये अपनी बॉडी में से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को निकालता है, एक या एक से ज़्यादा, जिसको स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहते हैं। शूडो का मतलब होता है एक तरीके से दिखावा और पोडिया का मतलब होता है फीट। ठीक है, तो फॉल्स फीट होता है और फॉल्स फीट की हेल्प से ये मूवमेंट करता है और फूड को कैप्चर करने का काम करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही खाता है। जब इसको ऐसा सेंस होता है कि आसपास में कहीं फूड प्रेजेंट है तो ये अपने शूडोपोडिया को पुश करता है बाहर की तरफ और फूड पार्टिकल्स के ऊपर अपने शूडोपोडिया को रख के उसको निगल लेता है, एनगल्फ कर लेता है, मीन्स निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। अब ये फूड जो है ये फूड वैक्यूल में जाकर ट्रैप हो जाता है। फूड वैक्यूल से डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं जो कि फूड को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड। अब धीरे धीरे जो डाइजेस्ट हो चुका था ये फूड, ये अमीबा इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरीके से हम लोगों को एब्जॉर्ब्ड फूड से एनर्जी मिलती है तो वैसे ही अमीबा भी अपनी ग्रोथ अच्छी कर लेता है। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस की वजह से उसकी ग्रोथ होती है, मेंटेनेंस होता है और मल्टीप्लाई करता है बहुत सारे नंबर्स में। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज़ एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, उस फूड को वैक्यूल से ही वापस बाहर फेंक दिया जाता है, यानी वैक्यूल से ही फूड को अंदर लिया जाता है और वैक्यूल की ही हेल्प से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल्स, यानी कि सभी एनिमल्स में फूड के डाइजेशन और एनर्जी की रिलीज़ होने का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है। और लेटर चैप्टर्स में, बाद के चैप्टर्स में आप इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे कि किस तरीके से एब्जॉर्ब्ड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है बाय द इंटेस्टाइन की हेल्प से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। यहाँ पर एक हेडिंग शायद छूट गई है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये है डायरिया के बारे में दिया हुआ है। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, यानी कि कभी कभी आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, इसको डायरिया कहते हैं। इट में बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। तो कोई अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है बाहर का, आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया है जो बहुत ख़राब था, या फिर फूड पॉइजनिंग यानी कि कोई जो फूड आइटम है वो काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, उसको आपने उठा के खा लिया, या आपको डाइजेस्ट नहीं हुई है कोई चीज़, तो इन वजहों से डायरिया हो जाता है। बहुत ही कॉमन है इंडिया में, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। सीवियर कंडीशंस में डेथ भी हो सकती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि वाटरी स्टूल्स हो रहे होते हैं, इस वजह से बॉडी का बहुत ज़्यादा पानी जो है निकल जाता है, एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का, सॉल्ट्स का बॉडी से, इस वजह से फेटल होता है। डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। अगर किसी को लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज़ कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कुक्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व्ड इन इट। तो डॉक्टर को दिखाने से पहले कुछ चीज़ें आपको करनी चाहिए कि पेशेंट को बहुत सारा यानी कि बॉईल किया हुआ वाटर देना चाहिए। बॉईल करके थोड़ा सा ठंडा करके पानी में डाल के आपको पिंच ऑफ सॉल्ट या शुगर डाल करके जो ORS का घोल बना करके दिया जाता है वो चीज़ देनी चाहिए, जिसको ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको डायरिया के टाइम पे करनी चाहिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा इस चैप्टर के अंदर। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।